हाय सैमी, क्या हाल है? जी, जी, बढ़िया। आप बताएँ कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। आप जी, पहले जी, एक बिल्कुल। शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके बारे में दे दीजिए, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा पता लग जाए कि आपका क्या बैकग्राउंड है और कहाँ से आप आ रहे हैं, कैसा क्या है। जी, जी, जी। मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैं एज़ अ अमेज़न सेलर स्टार्ट किया था 2017 में, तब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, इंजीनियरिंग कर रहा ओके, था। आप लोग जानते ही ओके। होंगे इंजीनियर्स सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं इंजीनियरिंग छोड़ के। तो वही है सेकंड ईयर में मुझे करेक्ट। एक फैमिली का ऐसा सिचुएशन आ गया कि आई हैव टू गेट इंटो दिस, तो मुझे कुछ स्टार्ट करना था, तो वही मैंने स्टार्ट कर ओके, दिया। उसके बाद मैंने लगभग 1.5 साल अपना ब्रांड ला सेल किया। उसको हम लोगों ने ओके, लगभग 30-40 लैक्स पर मंथ का रेवेन्यू तक स्केल किया। उसके बाद मैंने 1.5 साल बाद उसको एग्ज़िट करके अपना फुल सर्विस अमेज़न एडवर्टाइज़िंग एजेंसी लॉन्च किया। उसमें अभी ओके, लगभग हम लोग ब्रांड्स को मदद कर रहे हैं, उनका एडवर्टाइज़िंग हैंडल करने के लिए। लगभग हम ओके। लोग पास 35 प्लस टीम मेंबर्स है। अराउंड 100 मिलियन यूएसडी प्लस रेवेन्यूज़ हम लोग मैनेज कर रहे हैं अभी विथ नाइस, नाइस। टोटल अराउंड 60 प्लस ग्लोबल ब्रांड्स को मैनेज कर रहे हैं। तो वही है इसी तरीके से अभी हम लोग काम कर रहे हैं। सही है, काफी अच्छा है। तो आपने जब स्टार्ट करा था तो Amazon.in से करा था इंडिया पे या फिर .com पे करा था? नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने डॉट इन से स्टार्ट किया था और ओके, क्योंकि डॉट इन में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ था, ज़्यादा ईज़िली आप कर सकते थे। एफबीए भी नया-नया खुला था, तो इसीलिए ओके, एफबीए प्लस इंडिया ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, इसीलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, ओके। और अभी जो आपका एजेंसी है वो इंडिया में सर्व करता है या .com पे करता है या दोनों करता है? नहीं, हम लोग क्लाइंट्स जो मैनेज कर रहे हैं वो ग्लोबली है। इंडियन का भी है, लगभग 30% आप देखेंगे इंडियन क्लाइंट्स है। इंडियन कुछ ब्रांड्स हम लोग मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद यूएस का ब्रांड्स है, उसके बाद इंडियन सेलर्स जो यूएस में सेल कर रहे हैं, यूके, उसके बाद ओके, दुबई, उसके बाद जापान, हर एक कंट्री का कुछ-कुछ अकाउंट्स है हम लोग के पास, तो ग्लोबली हम लोग मैनेज कर रहे हैं अभी। ओके, ओके। सो आप लोगों की एक्सपर्टीज बेसिकली अमेज़न एडवर्टाइजमेंट में है या ओवरऑल ही अकाउंट को ग्रो करने में है? जी, देखिए यहाँ पे क्या आता है ना आपका एडवर्टाइज़िंग का काम है। एज़ अ शॉपर हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो हम लोग ओके, कुछ ही चीज़ देखते हैं एक प्रोडक्ट में खरीदने के लिए और उसके बाद अपना ओके, डिसीज़न बनाते हैं कि चलो ये सही है कि नहीं है। फर्स्ट चीज़ आ जाता है क्या ट्रस्ट, ट्रस्ट कैसे आता है रिव्यूज़। दूसरा चीज़ आता है पर्सपेक्टिव, विज़ुअलाइज़ेशन वो कैसे आता है इमेजेस, प्रोडक्ट वीडियोज़ से। तो ये चीज़ें एडवर्टाइज़िंग से अलग हो जाता है। तो हम ओके, लोग क्या ओके, करते हैं, हम लोग का एडवर्टाइज़िंग का काम है ट्रैफ़िक जनरेट करना लिस्टिंग के ऊपर। लेकिन ओके, एडवर्टाइज़िंग आपका प्रोडक्ट को सेल नहीं करा सकता। सेल कराएगा आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज, हम लोग उसको शॉर्ट में पीडीपी बोलते हैं, जो आपका प्रोडक्ट का पेज रहता है, जहाँ पे कस्टमर जाते हैं, करेक्ट, करेक्ट, परचेज़ करते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम लोग जो करते हैं, हम लोग ऑब्वियसली लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन, लिस्टिंग क्रिएशन ये सब ओके, इन्वॉल्व रहता है वहाँ पे। इमेजेस सजेशन यहाँ तक हम लोग का ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स भी हैं, जो इमेजेस रेडी करते हैं, प्रोडक्ट वीडियोज़ रेडी करते हैं। तो ओके, ओवरऑल हम लोग देखते हैं ताकि ओवरऑल वो कन्वर्शन रेट में इम्पैक्ट पड़ सके। ओके, 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 नाइस, नाइस। सो हमारे व्यूअर्स को एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी डाउट रहता है। हम भी क्या पर्सनलाइज़ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू आवर चैनल। सो हमारे से वाह! काफ़ी सेलर्स जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली उनको दिक्कत आता है कि एडवर्टाइजमेंट में और हुँ, हुँ। मेन इश्यू एडवर्टाइजमेंट में यही है कि स्पेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है और रिज़ल्ट उतना नहीं आ पाता। ख़ासकर कि जब वो खुद करते हैं, खुद से करते हैं, तो ये दिक्कत उनको काफ़ी आता है। तो जनरली एक नॉर्मल क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं कि सर आपके अकॉर्डिंग क्या एक एकोस को अच्छा क्या वैल्यू को एक माना जाएगा कि हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कितनी एकोस को माना जा रहेगा कि ये उतना अच्छा या उतना अच्छा मतलब बैड हुँ, हुँ। परफॉर्मेंस है कैंपेन। तो ये जी, मैं जी, जी, सवाल जी, जी। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग या आपने जो क्लाइंट्स के डेटा को मैनेज करा है आपके अकाउंट के, तो आप किस एकॉस को मानते हैं कि ये इतना एकॉस एक अच्छा है, इतना डिसेंट है और इसके ऊपर जो जा रहा है वो एक खराब एकॉस है? जी, 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले तो मैं नंबर्स कुछ शेयर करूँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाऊँगा ताकि अच्छे से ऑडियंस इसको जान सके कि क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या जाता है, नहीं जाता है। ओके, तो मैं पहले बता देता हूँ चीज़ क्या होता है। जब एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो ओके, उसमें क्या होता है, उसमें रिव्यूज़ नहीं रहता है या फिर बहुत कम ओके, रहता है। दूसरी बात अमेज़न को पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट किस-किस कीवर्ड के लिए कन्वर्ट होगा। तो वो भी ज़्यादा कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट शो नहीं करता है। सेकंड चीज़ यहाँ पे आ जाता है जो आपका लिस्टिंग में रिव्यूज़ नहीं रहता है।
यहाँ पे ट्रस्ट बहुत कम हो जाता है। अगर ट्रस्ट कम है मतलब आपको परचेज़ कराने के लिए कस्टमर्स को फ़ोर्सफुली बाय कराना पड़ेगा। अभी जैसे आप थोड़ा भी फ़ोर्स करते हैं, ये एक सोचिए एक लाइन है, इससे आप थोड़ा भी आगे जाएँगे तो आपको थोड़ा प्रेशर देना होगा। अभी जैसे प्रेशर पॉइंट से आगे जाते हैं तो आपका क्या होता है सीटीआर क्लिक थ्रू रेट मतलब एड्स जो हम लोग देखते हैं, एड्स में हम लोग क्लिक करते हैं। सोचिए 100 लोग 100 शॉपर्स 100 शॉपर्स हम लोग का एड देख रहे हैं। उस 100 शॉपर में से सिर्फ 3 शॉपर क्लिक कर रहे हैं एड को। तो वहाँ पे आपका सीटीआर या फिर क्लिक थ्रू रेट आ जाएगा 3%। तो जब लिस्टिंग न्यू होता है, जब प्रोडक्ट में रिव्यूज नहीं रहता है तो कस्टमर्स क्लिक नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्यों करेगा, आप एज अ शॉपर नहीं खरीदेंगे क्योंकि रिव्यूज नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं आ पाता। तो वहां पे आपका ए कॉस्ट हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अमेज़न को ज्यादा लोगों को शो करना पड़ रहा है क्योंकि आपका सीटीआर बहुत लो है। पहले अगर आपको सोचिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैच्योर प्रोडक्ट है, 1-2 साल हो चुका है, मोर देन 1000-2000 रिव्यूज है, उसमें जो ट्रस्ट होगा, उसमें अगर 100 लोग ऐड देख रहे हैं, उसमें से ज्यादा लोग क्लिक करेंगे एड्स को क्योंकि अभी ट्रस्ट उनको मिल रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे वर्सेस जो लिस्टिंग न्यू है, वहां पे एक पूरा डिफरेंस आ जाता है सीटीआर में। और जैसे सीटीआर लो हो जाता है, अभी आपका ज्यादा क्लिक्स चाहिए, एक प्रोडक्ट परचेज कराने के लिए आपको ज्यादा क्लिक्स चाहिए। जहां पे प्रोडक्ट अगर मैच्योर है, सोचिए 10 क्लिक में एक सेल आ जाता है, लेकिन अभी आपको 30-40 क्लिक्स लग रहा है और एक एक क्लिक का ऑब्वियसली कॉस्ट है। तो इसीलिए क्या होता है, आपका ए कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि अभी आपको ज्यादा क्लिक्स चाहिए होता है परचेज के लिए, और जहां पे मैच्योर प्रोडक्ट है उसमें लेस क्लिक्स चाहिए। ठीक है, ये वो फर्स्ट स्टैंड पॉइंट जब लिस्टिंग न्यू होता है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो बहुत मदद करेगा जी। तो यहाँ पे अगर वो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे है क्लाइंट एग्जांपल 1, यहाँ पे क्लाइंट एग्जांपल 2। ठीक है, ये है कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज है, ये आपको बताता है कि कितने सारे कीवर्ड्स के लिए आपका एड चल रहा है, कितने सारे कीवर्ड्स के लिए आप ऑर्गेनिकली रैंक्ड है। अभी जितने भी सेलर्स बहुत दिनों से सेल कर रहे हैं उनको पता है कि ऑर्गेनिकली जितना अच्छा रैंकिंग हुआ उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा, उतना ज्यादा सेल आएगा। एड अगर रन ना होता, रन नहीं भी होता है तब भी ज्यादा सेल आएगा। तो यहाँ पे ये है कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है क्लाइंट एग्जांपल 1। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कीवर्ड्स है 5728 और उसमें स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स मतलब जिन कीवर्ड्स के ऊपर वो सेलर रन कर रहे एड्स वो है लगभग 1101 और जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है वो है 3900 लगभग 4000। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वर्सेस ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 1:4 के रेशियो में है, मतलब ऑर्गेनिक लगभग 4 टाइम्स है आपका स्पॉन्सर्ड कीवर्ड से। दूसरा मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है एक दूसरा एग्जांपल। ये वाला जो क्लाइंट है ना, यहाँ पे देखेंगे आप टोटल कीवर्ड्स है 928, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स है 539 और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है 290 जो कि बहुत कम है। अभी जो कोई भी एक्सपीरियंस सेलर्स है उनको मैं बताऊंगा कि आप जाके एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा क्लाइंट 1 या फिर क्लाइंट 2, किसका प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है, किसका लॉन्च स्टेज पे है। जाके आप कमेंट कीजिए क्लाइंट 2 अगर आपको लगता है कि क्लाइंट 2 का अभी फिलहाल न्यू लॉन्च हुआ है, या फिर अगर आपको लगता है क्लाइंट 1 तो आप कमेंट कीजिए क्लाइंट 1। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ये क्या चीज हो रहा है यहाँ पे और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपका ए कॉस्ट हाई होगा कि लो होगा उसमें। अभी मैं आपको शो करूंगा इसमें से ए कॉस्ट क्लाइंट 1 का कितना है, क्लाइंट 2 का कितना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लाइंट 1 का एग्जांपल है, जैसे जहां पे था स्पॉन्सर कीवर्ड्स लगभग यहाँ पे 1000 और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स लगभग 4000। यहाँ पे आप देखेंगे टैकोस। अभी टैकोस क्या है? टैकोस होता है आपका टोटल सेल्स, मतलब आपका एड से जो सेल आता है एडवर्टाइजिंग रन के प्लस आपका जो ऑर्गेनिक सेल आता है, टोटल सेल्स जो आपका डैशबोर्ड पे हमेशा शो करता रहता है, आपका ऐप पे शो करता रहता है। तो अगर आपका सोचिए आज का टोटल सेल 100 रुपीज का आया है, उसमें से आपका ओनली 2.4 रुपीज स्पेंड हुआ है, मतलब लगभग 2.5 रुपीज स्पेंड हुआ है एक 100 रुपी का प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मतलब आपका टैकोस आएगा 2.4%। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए अगर ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सिर्फ ये 25 रुपए स्पेंड कर रहे हैं एड्स में, जो कि बहुत कम है और इसीलिए इनका ए कॉस्ट भी लगभग 19% है। अभी यहाँ पे ए कॉस्ट बहुत लोगों को लगेगा कि 19% भी हाई है, लेकिन ये क्यों हाई नहीं है इस क्लाइंट के लिए? क्योंकि इनका स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स बहुत कम है, इनका ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है। और जब ये स्टेज आ जाता है तब आपका ए कॉस्ट आपको न्यू कीवर्ड्स डिस्कवर कराता है और ये उस स्टेज पे है न्यू कीवर्ड डिस्कवरी में, इसीलिए इनका ए कॉस्ट 19% है। लेकिन ए कॉस्ट 19% है फिर भी आप देखेंगे इनका टैकोस है 2.4%, मतलब अगर ये 1000 का सेल करते हैं तो सिर्फ 25 रुपए स्पेंड करेंगे एड्स में। वहां पे मैं क्लाइंट 2 का एग्जांपल अगर दिखाता हूं, क्लाइंट 2 का टैकोस देखिए 28%,
मतलब 100 रुपीज का प्रोडक्ट सेल करने के लिए 28 रुपीज स्पेंड करता है। अच्छा। और ए कॉस्ट इसीलिए देखिए 46% है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्गेनिक रैंकिंग बिल्कुल नहीं है। तो ये इम्पैक्ट होता है कितना ज्यादा ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के लिए रैंक है, कितना नहीं है। जैसे आपने बताया ना, अच्छा एकॉस क्या होता है। अभी एकॉस का कुछ मेट्रिक्स नहीं है अच्छा, क्योंकि एकॉस हम लोग देखते नहीं है एज अ मेट्रिक्स, हम लोग देखते हैं टैकोस की टैकोस कितना आ रहा है। क्योंकि अच्छा। अगर आपको एड से एक सेल आ रहा है, आपको उस एक सेल से 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर आना चाहिए। और ओके। फर्स्ट जो क्लाइंट था उसमें ऐसा आ रहा है, क्योंकि उनका रेशियो 1:4 है। ओके। और वो कैसे आता है? कांस्टेंट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से। आपको हमेशा हर एक टाइम लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते रहना होगा, ताकि न्यू न्यू कीवर्ड्स के लिए और इंडेक्स हो। न्यू लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, ये सब कीवर्ड्स के लिए आपको कराना होगा इंडेक्स। उसके बाद आपका मिस स्पेलिंग्स, कोई अगर सोचिए डॉग सर्च कर रहा है, इंस्टेड ऑफ डॉग वो लिख देते हैं DGO। इतना फास्ट वो टाइप करे, DGO लिखते हैं। तो उसमें भी मिस स्पेलिंग काउंट होता है, उसमें भी आपका प्रोडक्ट शो करता है। तो ये सब चीज आपको इम्पैक्ट करेगा कि हाँ कितने सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक है। तब आप देख सकते हैं कि हाँ मेरा अगर टैकोस 1% है, 2% है, 3% है, वो होगा आपका प्रॉफिटेबल साइड और डिसीजन मेकिंग साइड। ओके। ये टैकोस का डेटा जो आपने निकाला है, ये अमेजोन देता है या आपने ही किसी टूल से या फिर आपने इंटरनल टीम से कैसे निकलवाया है? कहाँ नहीं, ये मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग टूल्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आप सेलर है, आप टूल यूज नहीं करना चाहते, तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको जो बिजनेस रिपोर्ट आता है, बिजनेस रिपोर्ट में आप जाएंगे, बिजनेस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कितना टोटल सेल आया है। वहां पे पूरा शो कर देता है टोटल सेल कितना आया है लास्ट 30 डेज में। और करेक्ट। टोटल सेल्स आ गया, अभी आपको ये भी मिल जाएगा कि कितना टोटल स्पेंड हुआ है। तो आप ओके। बेसिकली स्पेंड को टोटल सेल से डिवाइड कर देंगे, आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो होगा आपका टैक्स। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके। ओके। नाइस। काफी सही इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। तो नेक्स्ट एक नॉर्मल है ना एग्जांपल, एक सिनेरियो लेना चाहूंगा, जिसमें जी आपको जी एक सेलर के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जनरल क्या, जैसे आपके मैंने देखे वीडियोस, तो आप बेसिकली हाई एंड क्लाइंट्स से डील करते हैं, मतलब ज्यादातर अच्छी बड़ी ब्रांड्स आपके थ्रू वर्क करते हैं। और हमारा क्या क्राइटेरिया है, हम बेसिकली एकदम बिगनर्स या छोटे सेलर्स जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, वो हम्म। मतलब या तो छोटे शॉपकीपर्स हो गए या फिर रिसेंटली कॉलेज जिसने ग्रेजुएशन करी है वो स्टार्ट करते हैं, जी उस जी जी तरह के firms या इस तरह के सेलर्स होते हैं, वो बेसिकली हमसे जुड़ते हैं। तो उनको तो काफी मतलब बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है, तो जी जी जी। बहुत करते हैं। तो एक मैं सिनेरियो आपको देना चाहूंगा कि मान के चलिए जैसे कोई एक सेलर है, ठीक है, हम्म उसने अभी 6 महीने पहले स्टार्ट करा है, और वो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसकी क्लोथिंग, या फिर आप होम एंड किचन भी मान सकते हैं, और उसका सेलिंग प्राइस हो गया उसका 400 से 500, उसका एवरेज सेलिंग प्राइस है, मैं ये इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ, है ना। हम्म। और वो अभी 15 से 20 ऑर्डर डेली के जनरेट कर रहा है, जिसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट पे है और कुछ ऑर्गेनिक भी है मिक्स। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो है। अब इसके बेस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल। मान के, अगर उसका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं इस सेलर का, जो कि 6 महीने पुराना है, 15 से 20 ऑर्डर लेता है, 400 से 500 उसका एवरेज सेलिंग प्राइस है, और होम एंड किचन या फिर क्लोथिंग कैटेगरी में ज्यादातर हमारे पास हम्म। इन्हीं कैटेगरी जो क्लाइंट्स आते हैं। तो अगर आप उसका कैंपेन क्रिएट करेंगे, तो आप उसको कितना डेली बजट सजेस्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे। जी जी जी। तो यहाँ पे डेली बजट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने कीवर्ड्स हैं। तो आप इनिशियली मेरे ख्याल से 25-30 से ज़्यादा कीवर्ड्स के छोड़ के स्टार्ट नहीं करेंगे। उतना ही आपका जनरल एक स्टार्ट होता है, 20-30 कीवर्ड। तो अगर 20-30 कीवर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, 20-30 कीवर्ड को कैंपेन वाइज डिवाइड करेंगे। एक कैंपेन में एक ही एड ग्रुप रहेगा, एक एड ग्रुप में 5 से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम 6 कीवर्ड्स रहना चाहिए। और जो कैंपेन हम लोग स्टार्ट करते हैं वो होगा एग्जैक्ट एंड फ्रेज, सिर्फ ये दो। ब्रॉड अच्छा। और ऑटो क्यों रन नहीं करते? क्योंकि ब्रॉड एंड ऑटो ज्यादा स्पेंड करेगा। अगर आपका कोई कैट प्रोडक्ट है तो डॉग डॉग कोई भी सर्च करेगा, अगर उनको भी शो करता है, तो बेकार में आप अच्छा, स्पेंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यही था कि उसको ऑटोमेटिक कैंपेन स्टार्टिंग में रन करना चाहिए या मैनुअल करना चाहिए, या दोनों ग्रेजुअली एक साथ करना चाहिए, यही क्वेश्चन मेरा जी सेकंड जी क्वेश्चन। जी जी जी। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि हाँ, तो उसमें क्या होगा, अभी जैसे हम लोग कैंपेन का, एक कैंपेन में 5 कीवर्ड्स है, तो हम लोग जनरली स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं 50 रुपीज का बजट से। ठीक है। अभी आप
यहाँ पे जैसे हम लोग होते हैं ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, बहुत सारे सेलर्स ना दिल से डिसीजंस लेते हैं। अभी जितने भी सेलर्स हैं, अगर आप दिल से डिसीजंस ले रहे हो तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा डेटा ड्रिवन अप्रोच है। और आपको करेक्ट। हमेशा डेटा देख के डिसीजन लेना होगा। 5 कीवर्ड है, आपने आज ऐड रन किया एक कैंपेन का, आप देखते हैं कि 5 कीवर्ड्स में से सिर्फ 1 या 2 कीवर्ड में इंप्रेशन आ रहा है और बहुत कम इंप्रेशन आ रहा है, 10-12 इंप्रेशन आ रहा है। तो आप क्या बिल्कुल। करेंगे, आप जाके थोड़ा जो बिड्स है, सिर्फ बिड्स को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। इनिशियली आपने सोचिए बिड्स रखा था ₹2 या ₹3, लो से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे इंक्रीज करते हैं। और सजेस्टेड बिड जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि वो एवरेज रहता है। तो अगर सोचिए आपका ₹2 से स्टार्ट करते हैं या ₹3 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका इंप्रेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसको 15% इंक्रीज कीजिए 24 आवर्स बाद। फिर से देखिए कि हाँ, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और धीरे-धीरे आप देखेंगे वो बढ़ेगा। और जैसे आप बजट का क्या है, ₹50 से आपने स्टार्ट किया, आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आएगा शायद कि क्या वो बजट सफिशिएंट है या फिर बहुत कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे एक ही चीज़ होता है डिसाइड करने के लिए, अगर आप देखते हैं 2 या 3 दिन कंसेक्यूटिवली आपका आउट ऑफ बजट हो रहा है कैंपेन, तब जाके आप कैंपेन का बजट को बाय 20% या 30% इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ बजट नहीं होता है तो इंक्रीज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया बजटिंग एंड बिड्स कैसे आप रख सकते हैं। जी। जनरली आउट अगर 50 का बजट है तो काफ़ी कम माना जाता है और ये आउट ऑफ बजट हो जाता है। जी, ये डिपेंड करता है कि आप जो कीवर्ड्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है तो ऑब्वियसली आपका आउट ऑफ बजट हो ही जाएगा। और यस। ये आउट ऑफ बजट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड भी करता है कि आपका बिड्स कितना है, क्योंकि हर एक बिड का प्लेसमेंट है। यस। अमेज़न का आप देखेंगे हर एक बिड का अलग-अलग प्लेसमेंट्स है। तो आपका अगर बिड कम भी है तो उसके लिए भी प्लेसमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ऐड शो नहीं कर रहा है, कहीं न कहीं ओके। शो कर रहा है। तो ये एक चीज़ है। और इसीलिए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे 90% जो सेलर्स का स्पेंड होता है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से होता है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, इसका प्लेसमेंट्स बहुत कम है, बहुत कम जगह है वो ऐड शो करने के लिए, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे जगह है। तो ये हुआ आपका बजटिंग का आंसर। सेकंड जो चीज़ है, ऑटोमेटिक कैंपेन कब स्टार्ट करना चाहिए? तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन या फिर ब्रॉड कैंपेन, दोनों सेम तरीके का है। ये हम लोग एटलीस्ट 1 वीक टाइम देते हैं अमेज़न को, तब जाके स्टार्ट करते हैं। क्यों? मतलब सोचिए आज फर्स्ट डे है, हम लोगों ने एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच रन किया। एग्जैक्ट मैच क्यों रन करते हैं? ताकि वो सेम एग्जैक्ट कीवर्ड्स में रैंकिंग हो। फ्रेज मैच क्यों रन करते हैं? क्योंकि जो एग्जैक्ट टर्म है उसका लॉन्ग टेल वर्जन पकड़ने के लिए। सोचिए वाटर बॉटल एक कीवर्ड है जो एग्जैक्ट में है, रन हो रहा है, और इस वाटर बॉटल का हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मतलब वाटर बॉटल फॉर 5 ईयर ओल्ड और स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ये हुआ बड़ा कीवर्ड। और कीवर्ड जितना बड़ा होगा उसमें उतना एक कॉस्ट कम आएगा। हमेशा हम लोग को एज अ सेलर ये हम लोग का टारगेट रहता है कि जितना ज्यादा बड़े बड़े कीवर्ड्स होता है, 3-4 वर्ड, वो ढूंढना। और वो तभी मिलेगा अगर आप फ्रेज रन करेंगे तो। ब्रॉड में भी मिलता है, लेकिन ब्रॉड में ज्यादा खर्चा होता है वो मिलने के लिए। तो एग्जैक्ट एंड फ्रेज आपने रन किया, आपका थोड़ा बहुत सेल आना स्टार्ट हो गया है, 1 हफ्ता हो गया है। अभी अमेज़न के पास भी डेटा है कि हाँ, ये जो एएसआई है इसके लिए कौन सा कीवर्ड कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या करता है, वो उस कीवर्ड से रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए असाइन करना स्टार्ट कर देता है। और तब जाके अगर अगर आप ऑटोमेटिक कैंपेन रन करते हैं, तब जाके आपका ऑटोमेटिक कैंपेन ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा। और ऑटोमेटिक कैंपेन अगर आप रन करेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 4 जो टारगेटिंग टाइप्स है, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, 4 को अलग अलग करके रन करना, क्योंकि 4 का बिहेवियर पूरा अलग है। क्लोज एंड सब्स्टिट्यूट ये आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग, मतलब कीवर्ड्स में ज्यादा फोकस करता है। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट ज्यादा आपका प्रोडक्ट टारगेटिंग में फोकस करता है। तो आप हमेशा जब टारगेटिंग में जाएंगे, सोचिए आप क्लोज मैच के लिए फोकस करके कैंपेन बना रहे हैं, बाकी जो 3 टारगेटिंग है उसको पॉज कर दीजिए। अगर आप लूज मैच के लिए बना रहे हो तो बाकी जो 3 है उसको पॉज कर दीजिए। और हमेशा बजट 50 से ही स्टार्ट कीजिए, ज्यादा इंक्रीज मत कीजिए। बिड सबसे लोएस्ट रखिए, ऑटोमेटिक में तो बिल्कुल लो ही रखना है। और ऑटोमेटिक में एक चीज और है, आपको हर एक दिन मिनिमम 2 टाइम्स आपको नेगेटिव टारगेट करते रहना होता है, नेगेटिव एग्जैक्ट। ओके, नाइस। तो इसी सिनेरियो से थर्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे आपने ऑटोमेटिक या मैनुअल क्रिएट कर लिया, अब एक एड ग्रुप में, एक कैंपेन में कितने एड ग्रुप्स होने चाहिए और एक एड ग्रुप में कितनी एसक्यू रिकमेंडेड होती है? जी 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 जी। तो यहाँ पे ना एक चीज आपका बहुत नोटिस करने वाला चीज है कि आप देखेंगे अमेज़न का जो कैंपेन का बजट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो कैंपेन लेवल पे होता है। ठीक ओके। है। तो अगर आप एड ग्रुप मल्टीपल्स क्रिएट करते हैं तो क्या हम लोगों ने देखा है कि सोचिए एक कैंपेन है उसमें 4 टोटल एड ग्रुप है। तो एक एड ग्रुप अगर थोड़ा जल्दी कन्वर्शन लेके आना स्टार्ट कर देता है
सोचिए उसमें सबसे पहले सेल आया, तो अमेज़न क्या करता है ना, वो मैक्सिमम बजट उसके तरफ फेंकना स्टार्ट कर देता है। इट स्टार्टेड पुशिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एड ग्रुप। तब क्या होगा, आपको आपको बाकी जो 3 एड ग्रुप है उसको टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला, और वो यस। बहुत धीरे-धीरे काम करता है। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही और अभी भी सिर्फ़ एक कैंपेन में एक ही एड ग्रुप रखते हैं। अभी कितना एसक्यूज़ होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर वेरिएशन में है, तो वेरिएशन में अगर लिंक्ड है, तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कलर है, आपको ऑब्वियसली पहले से पता चल जाएगा। आपने मार्केट रिसर्च करके प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा। आपको यस। पता चल गया कि हाँ, ये वाला एस है, ज़्यादा बिकने वाला है, ये वाला पैरेंट या फिर चाइल्ड ज़्यादा बिकने वाला है। तो उसके ऊपर ऐड रन कीजिए, बाकी के ऊपर करने का ज़रूरत नहीं है। ओके। और अगर आपका रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तब आप जाके उसमें रन कर सकते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना करेंगे? 4-5 मैक्सिमम 5 एसकेयूज़ ही वहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो सेम चीज़ हो जाता है। एक एसकेयू अगर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, बाकी एसकेयू को चांस नहीं मिलता है। तो 5 टू यस। 6 सेम जैसे कीवर्ड्स डालते हैं, उस तरीके से एड्स भी 5 टू 6 ही होना चाहिए, मतलब एसकेयूज़। ओके। नाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अब आपने एसक्यूज भी बता दिए। अब सेलर का क्वेश्चन होता है कि सर हम कितने लंबे समय तक एडवर्टाइजमेंट करें? क्या कोई इसकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, या हमको लाइफ लॉन्ग ही जब तक सेलिंग कर रहे हैं तब तक करना पड़ेगा, या कुछ क्या रिकमेंडेशन है? तो वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या रिकमेंड करते हैं एक सेलर को? जी, 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 जी। बहुत, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। ये मेरे ख़्याल से मैक्सिमम सेलर्स का ध्यान में रहेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोगों ने देखा है, जो एनालाइज़ किया है, जब कोई भी प्रोडक्ट न्यू होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है, जो प्रोडक्ट थोड़ा पुराना होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है, और उसके लिए डिसीज़न्स भी अलग होता है। फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से लॉन्च कर रहे हैं, तब क्या होता है, अगर आपका एक सेल आता है ऐड से, तो वो आपको लेके आएगा एक ऑर्गेनिक सेल। कभी-कभी प्रोडक्ट जब न्यू होता है तो एक ऑर्गेनिक सेल आता भी नहीं है। यस। लेकिन जैसे-जैसे 3-4 महीने हो गया, जैसे-जैसे जो कीवर्ड्स है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, वो बढ़ता रहेगा। आपका क्या होगा, आप क्या नोटिस करेंगे, एक सेल जो आता है पीपीसी से या एड से, वो लेके आता है 4 ऑर्गेनिक ऑर्डर्स यस। ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ होता रहता है। आपको एक कीवर्ड से जो सेल आता है, वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंकिंग जूस देता है। तो मल्टीपल कीवर्ड्स आपका और अच्छे से रैंक होता है। तो आप यहाँ पे ये सोचिए कि अगर आपको एक सेल अभी आ रहा है, वो आपको नेक्स्ट 3 महीने तक आपका 4 सेल देने वाला है, तो क्या आप उस ऐड को बंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, कि अगर ₹1 पुट करके आपको ₹4 वापस आएगा, तो आप नहीं बंद करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपका लिस्टिंग न्यू होता है, तो आपका ACoS हाई रहता है, लेकिन जैसे-जैसे आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ता है, आपका ACoS नीचे चला जाता है। और मेरे ख्याल से अगर एक कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको रहने देना चाहिए एज इट इज। उसको ना पॉज करना चाहिए, क्योंकि ये एक मोमेंटम जैसा है। अच्छा। जैसे साइकिल को हम लोग एक स्पीड में लेके जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, साइकिल आप देखेंगे, आप पैडल करना बंद भी कर देंगे तब भी वो जाता है, लेकिन वो जाके रुक जाएगा एक जगह, क्योंकि क्या होता है, दूसरे कंपटीटर्स तो ऐड रन करेंगे ही। यस। यस। तो वही चीज है, आपको कॉन्स्टेंटली रन करते रहना होता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे आपका टैकोस गिरता है, आपका ACoS कम हो जाता है, और इसीलिए आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा दिखता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्ले है। लॉन्ग टर्म। ओके। तो बेसिकली मतलब एडवर्टाइजमेंट से आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी पुश होती है, ऑर्गेनिक बिल्कुल, विजिबिलिटी। बिल्कुल। सो एक क्वेश्चन और है कि अब जैसे कई सेलर हमसे पूछते हैं, और कई बार ये डाउट, कॉमन डाउट है कि हमने एडवर्टाइजमेंट रन करा, अच्छा परफॉर्म करा, जब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको चलने देना चाहिए। अगर वो खराब परफॉर्म करता है, तो अमेज़न की एल्गोरिथम ऐसी है, या ऐसा उसको लगता है कि ये हमने काफ़ी व्यूअर्स को, कस्टमर को दिखा दिया, इंटरेस्टेड बायर को, और उसके बाद भी अगर बायर वो चीज़ नहीं ले रहा है, तो क्या एडवर्टाइजमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है किसी एसिन की ऑर्गेनिक ग्रोथ को? क्योंकि काफ़ी कस्टमर को दिखा दिया, उसके बाद भी अगर कस्टमर नहीं ले रहा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही दिखाया, तो क्या अमेज़न को ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट में दम नहीं है, कि हमको इसको पीछे करके किसी नए सेलर का या किसी दूसरे सेलर का प्रोडक्ट ऑर्गेनिक वे में आगे रखना चाहिए? जी, जी, जी। ये बिल्कुल आपने सही बात बोला। यहाँ पे सेम चीज़ होता है, क्योंकि अमेज़न जो है, ये शॉपर सेंट्रिक मार्केटप्लेस है। अमेज़न ज़्यादा प्रेफ़रेंस शॉपर्स को देता है, कस्टमर्स को देता है। तो कस्टमर्स को जो फ़ायदा देगा अमेज़न, वो ज़्यादा डिसीज़न लेंगे। तो यहाँ पे सोचिए 2 कंपीटिटर्स हैं। 2 कंपीटिटर्स में से मैं एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे, और बहुत लोग FBA कर रहे हैं, उनके लिए भी ये आसानी रहेगा यूटिलाइज़ करने के लिए। अगर सोचिए आप अभी मुंबई में बैठे हुए हैं, और आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, वाटर बॉटल, और आप सर्च करते हैं अमेज़न में जाके वाटर बॉटल, और आप देखते हैं 3 वहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहा है।
बहुत सारा शो होता है, मैं 3 पकड़ रहा हूँ एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। जो फर्स्ट कंपटीटर वहाँ पे शो हो रहा है या फिर जो फर्स्ट प्रोडक्ट शो हो रहा है, उनका प्रोडक्ट रखा हुआ है सोचिए गुजरात के वेयरहाउस में, एफबीए वेयरहाउस में। जो सेकंड शो हो रहा है, उनका प्रोडक्ट रखा हुआ है सोचिए आपका बैंगलोर का वेयरहाउस में। जो थर्ड है, वो रखा हुआ है सोचिए दूसरे एक जगह। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि सोचिए अभी कोई प्रोडक्ट अगर रखा हुआ है आपसे नियर मुंबई वेयरहाउस में, तो इन तीनों को छोड़ के जो प्रोडक्ट मुंबई वेयरहाउस में रखा हुआ है वो सबसे ऊपर शो होगा उसका एड। और इसमें ओके। ये भी डिपेंड करता है कि सेलर का फीडबैक कैसा है, सेलर का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। तो Amazon एड्स एल्गोरिथम मल्टीपल फैक्टर्स को देखता है, एड क्वालिटी देखता है, प्रोडक्ट क्वालिटी देखता है, फास्ट ओके। शिपिंग देखता है, सेलर क्वालिटी देखता है, सब कुछ डिसाइड करके एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि हाँ इसको अभी पुश करना चाहिए। तो अगर आपका एड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव चीज होगा। और परफॉर्म अगर नहीं कर रहे आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसको रन करते हैं विदाउट परफॉर्मेंस, तो वो इंपैक्ट करेगा नेगेटिवली। लेकिन यहाँ पे एड्स का एक चीज है कि ये डेटा थ्रो करता है बहुत ज्यादा। अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको वहां पे सीटीआर मिलेगा, कन्वर्शन रेट मिलेगा। सीटीआर मेनली आपको डिसाइड करता है, हम लोग सीटीआर को बोलते हैं एड्स का डॉक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सीटीआर आपको बता देता है कि आपका एड्स में क्या गलती हो रहा है। अगर आप देखते हैं आपका सीटीआर 0.4% से नीचे है, मतलब आपका मेन इमेज सही नहीं है, या फिर आपका रिव्यूज कम है, या फिर टाइटल आपका बहुत बेकार बना हुआ है, कोई जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है वो एडेड नहीं है, या फिर आपका प्राइसेस बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग है, या फिर मेन इमेज देख के कस्टमर को पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या। तो अगर आपका देखते हैं सीटीआर इस हिसाब से कम आ रहा है, तो आपको ये कुछ चीजें हैं जैसे वो रिव्यूज, टाइटल, मेन इमेज एंड प्राइस। और दूसरा चीज आ जाता है कीवर्ड का रेलेवेंसी। ये 5 चीजें आपको चेक करना है अगर आपको लगता है कि हाँ सीटीआर 0.4 से कम है, और उसको आप इंप्रूव करेंगे तो आपका सीटीआर इंक्रीज होगा। सीटीआर इंक्रीज होगा अभी आपका एड्स परफॉर्मेंस अच्छा होगा, एड्स ज्यादा लोग लेके आएंगे। लेकिन सेकंड जो फैक्टर आ जाता है यहाँ पे जिसके ऊपर एड्स भी डिपेंड करता है वो सीवीआर, कन्वर्शन रेट। अभी कन्वर्शन रेट के ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करता है। लिस्टिंग का बाकी इमेजेस, प्रोडक्ट का वीडियो, ए प्लस कंटेंट, ब्रांड स्टोरी, फर्स्ट पेज का रिव्यूज, क्योंकि मोबाइल्स में शायद 3-4 रिव्यू ही शो करता है फर्स्ट पेज में, और डेस्कटॉप में 7-8। बाकी देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा सी ऑल रिव्यूज, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। सो ये सब आपको चेक करना है कि क्या ये परफेक्टली मैनेज्ड है, परफेक्टली अच्छा लग रहा है। आप अगर शॉपर होते, क्या आप आपका प्रोडक्ट परचेज करते? तो अगर आपका सीवीआर 8% से कम है तो आपको ये सब चीज देखना होगा। तो इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ चलो कहाँ पे मुझे और इंप्रूवमेंट चाहिए, और इससे आपका एड्स का परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा और ये नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं आएगा। ओके। सो काफी सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए हमारे व्यूअर्स के, सेलर्स के। तो काफी अच्छा सेशन रहा। और लास्ट में आप अगर कुछ आपकी तरफ से इनपुट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हाँ, एक चीज है, अगर सेलर्स फ्री का कुछ एडवर्टाइजिंग चाहते हैं जिसके लिए Amazon को पे नहीं करना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन है आपके पास। आपका अगर प्रोडक्ट लाइव है तो वहां पे आप डिजिटल कूपन रन कीजिए। जो कूपन्स होता है ना एकदम स्टार्टिंग में शो करता है 50%, 5% ऑफ, 5 रुपीज ऑफ, 10 रुपीज ऑफ, छोटा सा ऑरेंज करके आता है, ग्रीन करके आता है, उससे यूटिलाइज अगर आप करते हैं। सोचिए कुछ कस्टमर्स आपका लिस्टिंग में आते हैं और आपका लिस्टिंग में वो कूपन एडेड है, और वो परचेज ना करके चले जाते हैं, लेकिन वो फिर से Amazon ऐप ओपन करते हैं और Amazon ऐप का जो होम पेज रहता है ना उस पे आपका प्रोडक्ट शो होता है। ओके। तो वो फ्री रिटारगेटिंग मिलता है Amazon से, लेकिन वो तभी मिलता है अगर आपका कूपन रन हो रहा है। तो अगर आपका मार्जिन कम है तो कूपन आप रन कीजिए, एटलीस्ट 5 रुपीज का भी डाल दीजिए, लेकिन रन कीजिए। तो उससे क्या होगा, ये फ्री रिमार्केटिंग आपको मिलेगा और उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि रिटारगेटिंग में ही पैसा है। यस, थैंक यू। काफी अच्छा रहा ये सेशन आपके साथ। और मैं बस व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको और इस तरीके के इंटरव्यू, पॉडकास्ट या ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।